हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी का था और पेपर के अंदर पूछा गया था 2019 के। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि मिस्टर विकास जो है उसके पास टोटल 4 घर है। ठीक है, आपको दिख ही रहे, देखो टोटल 4 हाउस है। ओके, और यहाँ पर भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपकी बुक्स अगर पुरानी है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन पुराने के हिसाब से अगर होगा तो वो गलत होगा। आपको 22-23 का असेसमेंट ईयर के हिसाब से अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, वो खास ध्यान रखें। तो देखो यहाँ पर आपको बोला गया कि टोटल 4 घर है उसके पास और आपको पता लगाना है इसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23 के लिए। इसके पास जो 2 घर था ना, वो उसने लेट आउट दिया था। देखो लेट आउट कौन से पर्पस के लिए दिया वो नहीं, देखो लेट आउट दिया है, भाड़े पे दिया, बात खत्म। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब ये 2 घर में वो खुद रहता है। और आपको पता है कि अगर न्यू नियम जो आपका एप्लीकेबल हुआ है, न्यू रूल्स जो आया है, उसके हिसाब से 2 घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो। मतलब 2 घर का तो आपको कैलकुलेशन ही नहीं करना, क्योंकि 2 घर को तो अभी हम सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते थे। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर डायरेक्टली उसी घर का कैलकुलेशन करना है जो पहले लेट आउट पे है, भाड़े पे है। तो चलिए देखो, मैं यहाँ पर चारों घर को लिख देता हूँ, जैसे हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 और हाउस 4। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो एसओपी में लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले तो म्यूनसिपालिटी वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड फेयर रेंट। ठीक है, 360, 380। और देखो ध्यान रखना, पहले उन्होंने स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, हमें म्यूनसिपालिटी वैल्यू और फेयर रेंट देखना है और फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहले घर में अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो म्यूनसिपालिटी वैल्यू, ओके, और फेयर रेंट विचएवर इज हायर। ठीक है, क्या ज़्यादा है वो, लेकिन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट ये 3,80,000 आपका स्टैंडर्ड रेंट आएगा। और इन दोनों में से देखो हायर वैल्यू हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर, और फिर लोअर वैल्यू सिलेक्ट करना है यहाँ पर। तो 3,80,000 जो है वो लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है, जो लेट आउट पीरियड ओनली ऐसा लिखा है, ये बात समझ में आई। लेट आउट पीरियड मतलब आपका जो 2 महीने वैकेंसी रहा है ना, वो उन्होंने माइनस करके ही दिया है, समझे। 2 महीने आपका वैकेंसी रहा है, बोले कि वो आपने ऑलरेडी लेस करके ही ये दिया है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर तो हम जो कैलकुलेशन में लेते हैं ना, वो एनुअल रेंट लेते हैं। देखो एनुअल रेंट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको एनुअल रेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये जो रेंट है ना, ये रेंट वो 2 महीने का वैकेंसी पीरियड माइनस करने के बाद का ही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 396 जो है वो मेरा 10 महीने का रेंट होगा, क्योंकि 2 महीने का तो रेंट जो है वैकेंसी का, देखो यहाँ पर लिखा है लेट आउट पीरियड ओनली, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। लेट आउट पीरियड कितना हुआ, 2 महीने खाली रहा, तो लेट आउट पीरियड 10 महीना ही हुआ, तो 10 महीने का ही रेंट दिया उन्होंने। तो मुझे तो 12 महीने का रेंट चाहिए, तो मैं 396 डिवाइड बाई 10 इंटू 12 कर दूंगा, तो आपको 4,75,200 मिल जाएगा। 4,75,200। और ये सब कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, ये भी नहीं दे रखा है, तो ये आपका सेम आ जाएगा। ये भी नहीं दे रखा, अनरियलाइज है, तो 4,75,200। अभी आपके पास देखो यहाँ पर पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, दोनों में से हायर कौन सा, विच एवर इज हायर, तो आपके पास दूसरा स्टेप का वैल्यू हायर है। और दूसरा स्टेप का जो वैल्यू है 4,75,200, उसमें से आपको वैकेंसी रेंट माइनस करना। और वैकेंसी रेंट कितना है, तो वैकेंसी रेंट देखो आपके पास टोटल रेंट कितना है 4,75,200। ठीक है,
इसका पूरे साल का रेंट आया, ये 12 महीने का। मुझे सिर्फ 2 महीने का रेंट चाहिए क्योंकि मेरा जो हाउस है ना वो 2 महीने वैकेंसी रहा। तो इसमें से आप इंटू 2/12 कर सकते हो, इंटू 2/12 मिल जाएगा 2 महीने का रेंट। ठीक है, 2 महीने का वैकेंसी पीरियड मिल जाएगा, तो वो आ जाएगा 79,200। ठीक है, और वो आप ऊपर जो अमाउंट आया है ना 4,75,200, उसमें से माइनस कर दोगे 79,200, तो आपका जो आंसर है वो फाइनली आ जाने वाला है 396,000। ये आपका GAV आ गया। म्यूनसिपालिटी टैक्स पे करना है ओनर ने, वो आपको कंसीडर करना है। ओनर ने कितना पे किया, देखो ओनर कौन था, विकास था, विकास ने पे किया, और ये टेनेंट ने पे किया। चौकड़ी मार दो, इसको कैंसिल कर दो, कुछ काम का नहीं, बिना मतलब का। आप 12,000 पे ध्यान दो और 12,000 लेस करेंगे, 12,000 लेस करेंगे यहाँ से, 12,000 लेस, तो मतलब 396 में 12,000 लेस, 396 में 12,000 लेस करेंगे तो 3,84,000 आ जाएगा। ओके, 3,84,000 का आप 30% करोगे तो यहाँ पर 1,15,200 आंसर आएगा। और फिर यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपने रिपेयर मेंटेनेंस करवाया क्या, ये कोई ज़रूरत है। देखो रिपेयर मेंटेनेंस कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता, आप उसको चेंज कैंसिल कर दो। ओके, और यहाँ पर ईयर ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखो मैंने एक डेट बताई थी, मैंने आपको बोला था कि अगर आपका ईयर जो है कंस्ट्रक्शन का जो ईयर है, आपका जो घर का कंस्ट्रक्शन का जो ईयर होता है ना, जो आप जिस साल घर का कंस्ट्रक्शन फिनिश करते हो, ठीक है, जिस साल आप अपने घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो फिनिश करते हो, उस ईयर अगर 17 के बाद है, 2017 31 मार्च 2017 के बाद अगर आपका कंस्ट्रक्शन फिनिश होता है तो आपको कैपिटलाइज इंटरेस्ट को 1/5 करके माइनस करना है। यहाँ पर देखो ये जो आपका तारीख है ना वो 17/18 है, मतलब आफ्टर 31 मार्च 2017। ठीक है, 17/18 तो 31 मार्च 2017 के बाद ही आया ना, तो आपको कैपिटलाइज इंटरेस्ट जो है 2 लाख, उसको क्या करना है, डिवाइड बाय 5 करना है। 2 लाख जो आया आपका कैपिटलाइज इंटरेस्ट, उसको डिवाइड बाय 5 करना है। 2 लाख डिवाइड बाय 5 मतलब 1/5। ठीक है, डिवाइड 5 करो या 1/5, एक ही बात है। ठीक है, 40,000। और ये जो दोनों अमाउंट जो है ना 384 में से माइनस करोगे, 384 में से दोनों अमाउंट को माइनस करोगे तो 228800, ये आपका आंसर आया। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर अगर आगे बढ़े तो दूसरे हाउस में देखो क्या है, 560 और 6 लाख फेयर रेंट है, 6 लाख। और फिर आपके पास स्टैंडर्ड रेंट है 540 स्टैंडर्ड रेंट है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो कैलकुलेशन है वो 5,60,000 की है, 6 लाख है। इन दोनों में से हायर वैल्यू है 6 लाख। ओके, और 5,40,000, दोनों में से लोवेस्ट वैल्यू है 5,40,000। हो गया। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर भी देखो वही कारनामा उन्होंने किया है, 590 लिखा है और बोला है लेट आउट पीरियड का होगा, तो आपका 1 महीना तो नहीं है ना, 1 महीना तो आपने वैकेंसी रहा था, मतलब क्या हो जाएगा पता है, 6,90,000 का आपका जो रेंट है ना वो 11 महीने का ही होगा। तो आपको 12 महीने का रेंट निकालना, 690 डिवाइड बाई 11 इंटू 12 करोगे ना, तो
देखो आपका थोड़ा आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो है। ठीक है, 752727, ठीक है, 752727, ओके। और ये है नहीं 752727, और ये भी नहीं है, तो 752727, ओके। और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में से, तो 752727, ओके। देखो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं कि ये वाले स्टेप और ये वाले स्टेप में से जो ज़्यादा वैल्यू होती है ना, उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी 752727 जो आपका रेंट सिलेक्ट हुआ, उसमें अनरियलाइज रेंट कितना, तो देखो अनरियलाइज रेंट कैसे मिलेगा, तो आपका ये जो रेंट है वो पूरे साल का है, 12 महीने का, उसको मल्टीपल करेंगे 1/12, क्योंकि एक महीना मेरा घर जो है वो किसी को भाड़े पे नहीं दे पाया था, तो 752727 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आपको 62727 क्या मिलेगा, 62727, ओके। देखो 752727 माइनस 62727, आप जैसे माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर जो GAV है वो वापस 6,90,000 ही मिल जाएगा। और म्यूनसिपालिटी टैक्स ओनर ने कितना पे किया, तो देखो ओनर भाई साहब कहाँ गए, तो मिस्टर विकास ने 24,000 का रेंट पे म्यूनसिपालिटी टैक्स पे किया था, 24,000 रुपये का म्यूनसिपालिटी टैक्स, ओके ठीक है। तो और 24 माइनस कर दो तो 666,000। अब इसका 30% तो आपको फिक्स माइनस करना ही करना है, ठीक है। NAV के तौर पे ये रहा, NAV का 30% तो आपको लेस करना ही करना है, ओके। अभी कुछ लेस होगा तो बोले कि नहीं, अभी यहाँ पर सीधा 466,200 ही आएगा, ठीक है, समझे। क्यों ऐसा, उसका एक रीज़न है, मैंने आपको कुछ समझाया था मेरे रेगुलर क्लासेस में कि यहाँ पर जो आपका कंस्ट्रक्शन है ना, वो 2017 से पहले ही फिनिश हो चुका है। डैट मीन्स के ये जो आपका डिडक्शन है ना 3 lakhs का, उसका 1/5 वाला जो डिडक्शन आपको मिलना वाला है ना, वो कंप्लीट हो चुका, ओके। ये क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। यहाँ पर भी देखो 2017 से पहले ही आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका, मतलब इसका काम खत्म हो गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ओके। आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला, समझे बात को, आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब अभी आपको कोई भी इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ओके कंप्लीट। तो देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अभी न्यू तरीके से अगर सॉल्व करना है तो यही सॉल्यूशन इसका होगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर जो दो हाउस ऐसे है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पर दो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं और दोनों हाउस के अंदर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जिसको हम माइनस कर सके। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी NAV जो है ना वो नील लेनी होती है, ठीक है। और यहाँ पर डैश हो जाए, क्या आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा, देखो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है तो माइनस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ओके ख़त्म। बस अभी आपके पास सिर्फ दो ही घर का टैक्सेबिलिटी आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखने का, टोटल टैक्सेबल अमाउंट अंदर हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जिसमें आपका जो हाउस
1 हाउस 2 जो था वो 2,28,800 466,200, ठीक है। और ये दोनों घर का आपको माइनस करने को मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों घर में कुछ है ही नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी एसओपी प्रॉपर्टी, और ये लेट आउट प्रॉपर्टी एलओपी, ठीक है। और इसको टोटल कर लो, इसको टोटल करोगे तो यहाँ पर 695 ये आपका टैक्सेबल इनकम आएगा, ठीक है। ये आपका टैक्सेबल इनकम आएगा। और देखो ध्यान रखना, न्यू ईयर के हिसाब से और न्यू बजट के हिसाब से जो आपको इस साल एप्लीकेबल है उसके हिसाब से यही सॉल्यूशन आएगा। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक में इसकी जो सॉल्यूशन है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि दो घर जो था ना सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसमें से किसी एक घर को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते थे, तो बाकी एक घर को तो डिम टू बी लेट आउट करना पड़ता था, जो मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में वैसे समझाया भी है। तो आप पुरानी बुकें मत देखा करिए, टैक्सेशन में ऑलवेज न्यू बुक से ही सॉल्यूशन करना पड़ता है। पुरानी बुक से सॉल्यूशन अगर आप करोगे तो आपको लगेगा हम सही कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो गलत होता है, ठीक है। सही आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप पुराने सॉल्यूशन को पुराने की तरह कर रहे हो, जबकि एग्जाम में नए के हिसाब से नए साल का सॉल्यूशन आपको करना पड़ता है, इसलिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।